आज हम पीएचपी पर बात कर रहे हैं, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हमारे पास डिजिरीच लर्निंग की एक गाइड है, तो उसी से देखेंगे पीएचपी की दुनिया को शुरू से लेकर आज तक। और ये बात सोचने वाली है कि इंटरनेट का इतना बड़ा हिस्सा, मतलब वर्डप्रेस जैसी साइट्स भी पीएचपी पर ही तो चलती हैं। तो सवाल ये है कि ये भाषा, जिसे कई लोग शायद पुराना भी मानते हों, आज भी इतनी रेलेवेंट कैसे है। चलो समझते हैं। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। पीएचपी आखिर है क्या? सुना है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। मतलब कोड यूजर के कंप्यूटर या ब्राउजर पे नहीं, बल्कि वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसका मेन काम है डायनामिक वेब कंटेंट बनाना। मतलब ऐसी वेबसाइट्स जो फिक्स्ड नहीं रहती, यूजर के एक्शन या दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से बदलती हैं। अच्छा। और इसका सिंटैक्स भी ऐसा है कि HTML कोड के अंदर ही लिखा जाता है, वो .php और .tags के बीच में। हाँ, वो टैग्स देखे हैं। और स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए इको शायद। हाँ, एको या प्रिंट दोनों चलते हैं। जैसे एको नमस्ते दुनिया, बस हो गया। और वेरिएबल्स, वो शायद डॉलर साइन, डॉलर से शुरू होते हैं, जैसे डॉलर नाम वगैरह। सही, डॉलर नाम =Alice ऐसे। और एक मजेदार बात है PHP की, ये लूजली टाइप्ड है। लूजली टाइप्ड, उसका क्या मतलब हुआ? मतलब आम भाषा में? उसका मतलब है कि आपको वेरिएबल बनाते वक्त ये बताना जरूरी नहीं कि इसमें नंबर आएगा या टेक्स्ट या कुछ और। PHP ज्यादातर खुद ही समझ लेता है। ओह, तो ये तो काफी लचीलापन देता होगा। हाँ, देता है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो डेवलपमेंट तेज हो जाता है, पर हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी-कभी इससे अनचाही दिक्कतें भी आ सकती हैं, अगर ध्यान ना दे तो। समझ गई। और कोड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अगर ये हो तो वो करो, वरना कुछ और। उसके लिए स्टैंडर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, इफ एल्स कंडीशंस के लिए, और लूप्स के लिए फॉर, व्हाइल, फॉर ईच वगैरह। जैसे एरे पर काम करने के लिए फॉर ईच बहुत काम आता है। और फंक्शंस भी होते होंगे, कोड को बार बार लिखने से बचाने के लिए। बिल्कुल। फंक्शंस कोड के वो हिस्से हैं जिन्हें आप नाम देकर बना लेते हैं और फिर जहां जरूरत हो कॉल कर लेते हैं। वो पैरामीटर ले सकते हैं और वैल्यू लौटा भी सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई भाषा की बनावट। पर वेबसाइट्स में असली काम तो डेटा का होता है। जैसे फॉर्म से यूजर कुछ भेजता है, पीएचपी उसे कैसे हैंडल करता है? हाँ, ये PHP की एक बड़ी ताकत है। वेब फॉर्म से जो डेटा आता है उसे PHP बड़े आराम से पकड़ लेता है। इसके लिए $get और $post नाम के सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। सुपर ग्लोबल? हाँ, मतलब ये स्पेशल वेरिएबल हैं जो स्क्रिप्ट में कहीं भी उपलब्ध होते हैं। $post ज्यादातर इस्तेमाल होता है फॉर्म्स के लिए, क्योंकि वो डेटा को URL में दिखाने के बजाय HTTP रिक्वेस्ट बॉडी में भेजता है। ज्यादा सिक्योर तरीका है। अच्छा। और डेटाबेस? वेबसाइट का सारा डेटा तो वहीं रहता है। पीएचपी का डेटाबेस, खासकर MySQL के साथ कैसा रिश्ता है? बहुत गहरा। PHP और MySQL का कॉम्बिनेशन तो क्लासिक है वेब डेवलपमेंट में। PHP में MySQLi या PDO जैसे एक्सटेंशंस होते हैं जिनकी मदद से डेटाबेस से कनेक्ट करना, डेटा पढ़ना, लिखना, अपडेट करना, डिलीट करना, मतलब जो CRUD ऑपरेशंस कहते हैं, वो सब आसानी से हो जाता है। जब यूजर का डेटा और डेटाबेस की बात आती है, तो सिक्योरिटी का सवाल तो सबसे पहले आता है। गाइड में इसके बारे में क्या बताया है? कौन से खतरे होते हैं? देखिए, दो बहुत कॉमन और खतरनाक चीजें हैं। एक है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसे XSS कहते हैं, और दूसरा है SQL इंजेक्शन। एसएसएस और एसक्यूएल इंजेक्शन सुना तो है, ये करते क्या है असल में? XSS में अटैकर कोशिश करता है कि आपकी वेबसाइट पर कोई गलत, नुकसान पहुंचाने वाली स्क्रिप्ट चला दे जो दूसरे यूजर्स के ब्राउजर में रन हो जाए। और SQL इंजेक्शन में वो सीधे आपके डेटाबेस की कमांड्स में छेड़छाड़ करके डेटा चुराने या बदलने की कोशिश करता है। दोनों ही बहुत सीरियस हैं। बाप रे। तो इनसे बचने के क्या तरीके हैं पीएचपी में? सबसे पहला नियम, यूजर से आए किसी भी डेटा पर भरोसा मत करो। उसे हमेशा साफ, मतलब सैनिटाइज करो। XSS से बचने के लिए HTML स्पेशलाइज फंक्शन है। ये क्या करता है कि यूजर के इनपुट में जो HTML टैग्स हो सकते हैं, उन्हें वो सिंपल टेक्स्ट में बदल देता है, ताकि वो ब्राउजर में कोड की तरह रन ना हो। ठीक है, ये एक्सएसएस के लिए हुआ। और एसक्यूएल इंजेक्शन? SQL इंजेक्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करना। MySQLi और PDO दोनों इसे सपोर्ट करते हैं। इसमें आप SQL क्वेरी का एक टेम्पलेट बनाते हैं और डेटा को अलग से भेजते हैं। डेटाबेस इंजन खुद ही डेटा को सही तरीके से एस्केप करता है। इससे इंजेक्शन का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये जरूरी सावधानियां हैं। अब जरा देखते हैं कि पीएचपी असल में इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है। वर्डप्रेस का तो हमने नाम लिया ही। हाँ, और वो तो बस शुरुआत है। वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल,
ये जो बड़े CMS हैं, दुनिया की करीब 40% वेबसाइट्स इन्हीं पर चलती हैं। ये PHP का दबदबा दिखाता है। 40%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। फिर ई-कॉमर्स में देखिए, मजेंटो या वर्डप्रेस के साथ वूकॉमर्स, ये भी PHP पे हैं। फेसबुक का शुरुआती कोड बेस भी PHP में था, हालांकि बाद में उन्होंने अपना वर्जन बनाया हैक नाम से। फेसबुक भी, वाओ। और बहुत सारी कस्टम वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, जैसे कंपनियों के इंटरनल CRM सिस्टम या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। साथ ही आजकल मोबाइल ऐप्स या दूसरी फ्रंट एंड सेवाओं के लिए जो बैकएंड API बनती हैं, उनमें भी PHP काफ़ी इस्तेमाल होता है। गाइड में कुछ फ्रेमवर्क्स का भी जिक्र था, लारावेल, सिम्फनी। ये क्या है और क्यों ज़रूरी है? फ्रेमवर्क्स असल में PHP डेवलपमेंट को और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और तेज़ बनाने के लिए बने हैं। ये आपको एक ढांचा देते हैं, बने बनाए कंपोनेंट्स देते हैं कॉमन कामों के लिए, जैसे राउटिंग, URL को कैसे हैंडल करना है, ऑथेंटिकेशन, यूज़र लॉगिन वगैरह, डेटाबेस से इंटरेक्शन। तो ये काम आसान कर देते हैं। हाँ, बहुत। ये अक्सर MVC पैटर्न फॉलो करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इससे कोड ऑर्गेनाइज रहता है, टीम में काम करना आसान होता है और मेंटेनेंस भी बेहतर होती है। लारावेल आजकल बहुत पॉपुलर है, अपनी सिंप्लिसिटी और फीचर्स की वजह से। सिम्फनी भी काफ़ी पावरफुल है। लेकिन क्या ये फ्रेमवर्क सीखने में एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं जोड़ देते? मतलब PHP की जो सादगी है, क्या वो थोड़ी कम हो जाती है? ये अच्छा पॉइंट है। शुरुआत में फ्रेमवर्क सीखना एक लर्निंग कर्व हो सकता है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो बड़े या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत फायदेमंद होते हैं। ये आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने में भी मदद करते हैं। तो फिर आखिरी सवाल, क्या 2025 और उसके आगे भी PHP प्रासंगिक रहेगी? इतनी सारी नई भाषाएं और टेक्नोलॉजी आ रही हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रहेगी। देखिए, वर्डप्रेस का इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि वो अकेले ही PHP को बहुत वक्त तक रेलेवेंट रखेगा। फिर लैरावेल जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। PHP की कम्युनिटी बहुत बड़ी और एक्टिव है और इसे सीखना अभी भी बाकियों के मुकाबले आसान माना जाता है। तो हाँ, PHP कहीं नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें, PHP एक मैच्योर, फ्लेक्सिबल और पावरफुल भाषा है। शुरुआती लोगों के लिए भी अच्छी है और अनुभवी डेवलपर्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। डायनामिक, सिक्योर और स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस बनाने की क्षमता इसमें आज भी भरपूर है। बिल्कुल सही कहा। और एक बात और जो गाइड में थी, कंपोजर का जिक्र था, जो PHP का पैकेज मैनेजर है, और JSON APIs के साथ काम करना। ये आजकल मॉडर्न PHP डेवलपमेंट का अहम हिस्सा है। कंपोजर की मदद से आप बाहरी लाइब्रेरीज आसानी से मैनेज कर सकते हैं और APIs के जरिए PHP बैकएंड दूसरे फ्रंट एंड्स जैसे मोबाइल ऐप या जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क से बात कर सकता है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये टूल्स PHP को कितना और शक्तिशाली बनाते हैं। शायद PHP की गहराई में उतरने का ये अगला पड़ाव हो सकता है।